राजकुमारी जैसी किस्मत लेकर पैदा हुई रीत को अपना और अपनी माँ का गुजर बसर करने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। पढ़ाई पूरी ना होने की वजह से रीत को कहीं नौकरी नहीं मिली। मजबूरी में उसे एक रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने पड़े। एक दिन क्लब में जब रीत ने अपनी पुरानी दोस्त के साथ अपने बॉयफ्रेंड सनम को देखा तो उसका दिल टूट गया। सनम रीत को धक्के मारकर उस क्लब से बाहर निकालने को हुआ कि तभी किसी की आवाज़ आई, रुक जाओ वरना ठीक नहीं होगा। सामने बिजनेसमैन टाइकून आदित्य बिंद्रा को देख सनम और रीत के दोनों के होश उड़ गए। किसी का एहसान ना लेने वाली रीत की जिंदगी में फिर से महलों का सुख लिखा था। क्या आदित्य बिंद्रा ही उसका सपनों का राजकुमार था? रीत के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे वो अचानक सड़क पर आ गई? क्या रीत और आदित्य की किस्मत आपस में जुड़ी हुई थी? इन सभी बातों को जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राहुल के जाने के बाद महेश और वरुण भी चले गए। आदित्य रीत को लेकर ऑफिस में वापस आ गया। उसने अंदर आते ही रीत को पकड़ लिया और गले लगा लिया। रीत उसे धकेलने लगी। क्या करते हो आदित्य, कोई आ जाएगा। अच्छा जी, जब राहुल ने सबके सामने तुम्हें गले लगाया तब तो तुमने उसे नहीं धकेला। बड़े प्यार से गले लगाकर खड़ी रही जैसे जन्म जन्म का प्यार। हाँ? आदित्य ने चिढ़कर कहा। रीत ने उसे हैरान होकर देखा। उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन कहा और मैंने भी उन्हें अपना बड़ा भाई माना। आपको उससे भी जलन हो रही है? गलत बात है ये तो। बहन तो उसने तुम्हें बाद में कहा। गले तो बिना कुछ कहे लगा लिया था ना, और तुमने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। आदित्य फिर बोला। हाय राम, आप भी क्या क्या सोचते हो। आपको बताऊं, हम लड़कियों में एक सेंस होती है जो हमें सही या गलत टच का फर्क बताती है। जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो उनके टच से मुझे पता चल गया था कि वो अच्छा टच है। बिल्कुल वैसा लगा जैसा मुझे मेरे पापा का टच लगता था। इसलिए मैंने उन्हें नहीं रोका। फिर उन्होंने खुद ही बता दिया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं पता, मुझे भी गले लगना है। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि मेरा टच गलत या बुरा है, इसलिए तुम मुझे हटाती हो? हाँ? आदित्य ने एक जिद्दी बच्चे की तरह कहा। आपको हुआ क्या है? आप में और उनमें फर्क है। मैंने कब कहा कि आपका टच बुरा होता है? आपकी और बात है। मैं आपको इसलिए हटाती हूँ क्योंकि मुझे शर्म आती है। रीत ने शर्माते हुए कहा। इसका मतलब है कि मैं जब तुम्हें गले लगाता हूँ या किस करता हूँ तो तुम्हें अच्छा लगता है, पर तुम शर्म के कारण मुझे रोकती हो। यार, अपना रोका हो चुका है। केस सॉल्व हो जाए फिर शादी हो जाएगी। तुम फिर भी इतना क्यों शर्माती हो? आदित्य ने कहा। रीत कुछ नहीं बोली, वो शर्मा गई। आदित्य को रीत का ये रूप बहुत पसंद था। वो उसे प्यार से देखे जा रहा था और वो शर्म से झुकी जा रही थी। आदित्य उसे बाहों में लेकर किस करने लगा। फोर्टिस हॉस्पिटल। दीपक हमेशा की तरह बिजी था। उसे महेश का फोन आया। साले कभी फ्री भी हो जाया कर, सारा दिन मरीजों में ही बिजी रहता है। जो थोड़ा समय पहले देता था वो अब अंजू को दे देता है। कुछ याद है कितने दिन हो गए इकट्ठे बैठे ही नहीं है हम। मैं, आदि और वरुण तो फिर भी मिल लेते हैं, तुम्हारे पास ही टाइम नहीं होता। यार क्या करूं, मजबूरी है। अंजू भी नाराज हो जाती है कि मैं उसे टाइम नहीं दे पाता, पर मैं भी क्या करूं, पेशेंट ही बहुत आते हैं। चल देखूंगा, किसी दिन प्लान बनाते हैं, प्रोग्राम। कहकर दीपक ने फोन रख दिया। उसे लगा कि महेश ठीक कह रहा है। जब से उसकी अंजू से फ्रेंडशिप हुई है वो फ्री होने पर उससे मिलने चले जाता है। दोस्तों को भूल ही गया। उसने मन में ही तय किया कि इस बार वो क्लब का प्रोग्राम बनाएंगे तो वो अंजू को भी साथ लेकर जाएगा। आदित्य का घर। आदित्य जब शाम को घर आया तो उसकी माँ और दादी लिविंग रूम में बैठी थी। उसने दोनों के चरण छुए और उनके पास बैठ गया। उसने पूछा, अंजू दी नहीं आई अभी तक? नहीं, कह रही थी कि बुटीक में बहुत काम है आजकल। उसके बुटीक में काम बढ़ गया है, रोज ही लेट आती है। तू भी तो रोज लेट आता है, आज कैसे जल्दी आ गया? रीत ने भगा दिया क्या? माँ बोली। रीत मुझे क्यों भगाएगी,
वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। आज वो काफी थक गई थी, सो उसे जल्दी घर छोड़ाया। माँ, पता है आज कंपनी में कौन आया था? कौन? द ग्रेट राहुल ओबराय, बिजनेस टाइकून। माँ, जितना सुना है उससे कहीं ज्यादा हैंडसम है वो। उसने रीत को अपनी बहन बना लिया है और उसके पापा का केस देखकर सलाह दी है। साथ ही साथ सॉल्व भी कर गया। अब हमें केस जीतने से कोई नहीं रोक सकता। केस की तारीख आ ही गई थी। रीत, आदित्य और वरुण के साथ कोर्ट पहुंच गई थी। राहुल अभी तक नहीं आया था। सब परेशान थे कि क्या होगा। महेश कभी राज का फोन ट्राई करता तो कभी राहुल का, पर दोनों के ही फोन आउट ऑफ रेंज बता रहे थे। जज भी आ गए। जज ने केस शुरू भी करा दिया। उन्होंने वरुण से पूछा, आप वीडियो एक्सपर्ट को लाने वाले थे, कहाँ है? वरुण उनसे थोड़ा समय मांगने वाला था कि राहुल और राज आ गए। वरुण बोला, माय लॉर्ड, वो आ गए। आइए राहुल सर। ओह, राहुल ओबराय, आइए। आज मेरा जीवन सफल हो गया जो आप मेरी अदालत में आए। आपका आना ही इनके वीडियो की सच्चाई साबित करता है, पर आप आए हैं तो हम आपका काम जरूर देखेंगे। जज साहब बोले। गुप्ता और उसके वकील की हवा सरक गई। राहुल ओबराय, जिसे सबने सिर्फ मैगजीन्स में देखा था, वो आज उनके सामने खड़ा था। सच में बिल्कुल मैगजीन से निकल कर आया हुआ लग रहा था। उसके सामने बड़े बड़े स्टार फीके पड़ जाते। लाइए वो वीडियो दिखाइए, राहुल ने कहा। क्लर्क ने जज के कहने पर वीडियो निकालकर राहुल को दे दी। राहुल ने उसे खोलकर उसकी पिक्चर क्वालिटी ठीक कर दी और आवाज भी क्लियर कर दी। ये उसके बाएं हाथ का काम था। सब क्लियर सुनने और दिखने लगा। अब गुप्ता कुछ नहीं बोल सका। उसके वकील के पास भी शब्द नहीं थे। वो बोला, ये सब चालाकी है। वरुण ने राहुल जी से कहकर अभी हमारे सामने ही फोटोशॉप करके गुप्ता जी का चेहरा बना दिया। अब गुस्सा होने की बारी राहुल की थी। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा और बोला, तुमने वकालत कहां से की है? तुम मुझे नहीं जानते? शायद इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस जज साहिब को तो जानते हो ना? तुम उनके सामने मुझे चीटर बुला रहे हो। वरुण, इस पर मेरी तरफ से मानहानि का केस करो, तब इसे पता चलेगा कि मैं कौन हूं। आपने हिम्मत कैसे की? आप जानते नहीं है, शायद ये हमारे देश के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के नंबर 1 हैकर हैं। इन्हें कितने देशों से सम्मान मिले हैं। आपने इनका अपमान करके इस अदालत का अपमान किया है। इसके लिए अगर राहुल जी शिकायत करे तो इस अदालत को आपको इसी वक्त सजा सुना सकती है। सॉरी सर, सॉरी माय लॉर्ड, मैं सिर्फ अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश कर रहा था। मेरा किसी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। तब जज ने कहा, क्योंकि गुप्ता ने सिंह को पूरे होशो हवास में प्लान करके मर्डर किया है, तो यह अदालत मिस्टर सिंह के मर्डर का दोषी मानते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है और साथ में ये भी साबित करती है जो गुप्ता ने पिछले केस में सिंह की अश्लील फोटोज पेश की थी वो धोखे से खींची गई थी। मिस्टर सिंह बिल्कुल निर्दोष थे। रीत, आदित्य, वरुण, महेश, राहुल और राज सभी खुश हो गए। सबने रीत को बधाई दी। रीत खुशी से रो रही थी। वो आदित्य से लिपट गई। आदित्य ने उसे चुप कराया। तब राहुल ने आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस बेटा, अब रोने की बारी दुश्मनों की है। वो देखो। रीत ने देखा गुप्ता और उसकी पत्नी जोर जोर से रो रहे थे। रीत ऐसी नहीं थी जो दूसरों को रोते हुए देखकर खुश होती, पर आज गुप्ता को देखकर उसके मन को शांति मिल रही थी। उसने राहुल की तरफ देखा और कहा, थैंक यू भैया, आपने मेरे पापा को इंसाफ दिला दिया। मैं आपका एहसान कैसे उतारूं? भाई बहनों में एहसानों की बात नहीं होती। अभी तो तुम्हें सिंह बिल्डर्स की कंपनी दिलवाना बाकी है। चलो कहीं बैठकर बात करते हैं, राहुल बोला। वो लोग वरुण के ऑफिस पहुंचे। राहुल ने वरुण को कुछ कागज दिए और बोला, ये रीत के पापा के कंपनी के ओरिजिनल कागज जो गुप्ता ने चुरा लिए थे। क्या? वरुण हैरान। आप तो कमाल है सर जी। वरुण राहुल के पैरों के पास आकर लेट गया और बोला, हे, दोस्तों के लिए कुछ भी। राहुल वरुण को उठाते हुए बोला। वरुण ने बाकियों को बताया, जानते हो ये क्या है? यार, ये अपने केस की जीत है। इससे रीत की प्रॉपर्टी रीत को वापस मिल जाएगी, वो भी बैठे बिठाए। सच में सर, मैं तो आपका फैन हो गया। आप मेरे साथ काम करेंगे या मुझे अपने साथ
आप मुझे अपने साथ रख लीजिए। वरुण राहुल के सामने हाथ जोड़कर बोला। वरुण की बात सुनकर राहुल मुस्कुरा दिया। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, यही मेरा काम है। अगर मैं ये भी ना कर पाता तो क्या फायदा। मैंने महेश के कहने पर काम तो कर लिया था, फिर रीत मेरी बहन बन गई, सो मैं इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वैसे वरुण, एक काम है तुम्हारे लिए। मैं देख रहा हूँ राज का यहाँ ज्यादा दिल लग रहा है। ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ चलो और राज को यहाँ छोड़ देते हैं। जाओ, अगर मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं, पर मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे वापस जाना ही होगा। तुम्हारे लिए नहीं, अपनी प्रीत और अपनी निशा के लिए। तुम जैसे मतलबी दोस्त की मुझे जरूरत भी नहीं। हाँ राज, तुम मेरे साथ रह जाओ। वो जो ईस्ट साइड वाला रेस्टोरेंट है ना, वो संभाल लेना। ये राहुल कुछ ज्यादा ही बनता है, छोड़ो इसे। इस जैसे मतलबी दोस्त को छोड़ ही देना चाहिए। महेश बोला। तूने मतलबी किसको बोला? राहुल को? तू जानता नहीं है क्या? हाँ, यार है मेरा, मैं कुछ भी बोलूं वो कुछ भी कहे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके बारे में औरों को बोलने दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा मैं। राज गुस्से से बोला। महेश हैरान रह गया। ये क्या, ये तो एक पल में पलट गया। सभी हंस पड़े। राहुल बोला, हमारी 20-22 साल की यारी है, इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। सभी कुछ देर में ऐसे ही हंसी मजाक करते रहे। फिर महेश सबको अपने रेस्टोरेंट ले गया। सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद राहुल बोला, अब हम चलते हैं। विक्की थोड़ा सा सेट हुआ है, लेकिन दिन ढलने पर अगर मैं उसे ना दिखूं तो वो घबरा जाता है। आप आए थे तो घर भी चलते। रीत बोली, अब तो तुम्हारी शादी पर ही आऊंगा, बुलाओगे ना? हाँ हाँ, जरूर बुलाएंगे। आप भाभी और विक्की को जरूर लेकर आना, रीत बोली और राहुल के गले लग गई। इस बार आदित्य को बुरा नहीं लगा, क्योंकि राहुल ने उसे बहन मान लिया था। राहुल के जाने के बाद आदित्य रीत के साथ उसके घर गया। माँ ने ही दरवाजा खोला। रीत दरवाजा खुलते ही माँ से लिपट गई। माँ, हम केस जीत गए। जज ने गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ में कहा है कि पापा निर्दोष है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। अंदर से आंटी आ गई। उन्होंने सुना तो उन्होंने रीत और उसकी माँ को गले लगा लिया। काफी देर वो वैसे ही खड़े रहे। फिर आदित्य बोला, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। चलिए, आप लोग तैयार हो जाओ और आज हम बाहर पार्टी करेंगे। बेटा, हम बुढ़े कहाँ पार्टी करेंगे, आप और रीत ही चली जाओ। घर के लिए हम मंगा लेंगे। जाओ, तुम लोग घूमो फिरो, आंटी बोली। आदित्य और रीत ने ये सोचा ही नहीं था। लगभग 1 महीने से केस के सिलसिले में उलझे रहे। उन्होंने एक दूसरे के साथ टाइम तो बिताया ही नहीं। वो दोनों 5 स्टार होटल में गए। रीत बोली, किसी सस्ते होटल में चलते, मैं इतने बड़े होटल का खर्च नहीं उठा सकती। तुम्हें किसने कहा खर्च उठाने को? मेरे होते हुए तुम क्यों खर्च करोगी? आदित्य बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ, पार्टी मेरी तरफ से। यहाँ अलग अलग रूम्स थे। वो एक रूम में एक सोफे पर एक दूसरे की बगल में बैठ गए। उन्होंने खाने का ऑर्डर दे दिया। वेटर ऑर्डर लेकर आते जाते टीवी ऑन कर गया। वो दोनों बातें कर रहे थे कि टीवी ऑन होने से दोनों का ध्यान उस तरफ गया। उसमें बहुत ही सेक्सी गाना चल रहा था। रीत का तो शर्म से बुरा हाल हो गया था। आदित्य ने हंसते हुए उठकर टीवी बंद कर दिया। उसने रीत को शर्माते हुए देखकर पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, कहकर उसने आदित्य के सीने में सर छुपा लिया। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और बोला, इस तरह शर्माती हो तो और भी क्यूट लगती हो। अगर मैं बहक गया तो मुझे दोष मत देना, कहकर वो उसे किस करने लगा। रीत भी उसी में खो गई। आदित्य और रीत खाना खाकर कुछ देर पार्क में टहलने लगे। रीत बोली, जानते हो, आज मुझे जिंदगी ने ये सबक सिखाया है कि अगर दोस्त अच्छे हो तो हमें किसी चीज का डर नहीं होता। वो हर मुसीबत खुद पर पहले लेते हैं। अब वरुण, महेश और राहुल जी को ही ले लो, सब दोस्ती की खातिर एक दूसरे के लिए हद पार करने को तैयार है। यार, इन सब में तूने मेरा नाम तो लिया ही नहीं। क्या मुझे तुम अपना दोस्त नहीं मानती, दोस्तों में गिनती नहीं करती? हाँ, आदित्य ने चिढ़ते हुए कहा। नहीं, क्योंकि आप उन सब से ऊपर हैं। आप मेरे प्यार हो, आपको उन लोगों में शामिल नहीं कर सकते, कहकर रीत ने चलते हुए उसका हाथ पकड़ लिया।
आदित्य ने भी उसका हाथ सहलाया। वो खुश था कि रीत ने उसे अपना प्यार कहा। वो बोला, सच में राहुल ने तो हमें जीत थाल में परोस कर दे दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी, इतनी आसानी से ये केस जीत जाएंगे। राहुल यूं ही वर्ल्ड फेमस नहीं है, वो कंप्यूटर को इस तरह हैंडल करता है कि वो मुर्दे में जान डाल दे। सच में बहुत टैलेंट है उसमें। तुम्हें पता है, ये हमारे टाइम का हीरो है। महेश बता रहा था कि ये अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि इसने सिया को लगने वाला जो चाकू है वो अपने सीने में मरवा लिया था। ये इतना प्यार करता है उसे, और ये और उसकी वाइफ दिल के इतने अच्छे हैं कि इन्होंने अपनी बहन के बेटे को अपना बनाकर पाला है और उसी के कारण खुद के बच्चे ना करने का फैसला किया है। क्या राहुल भैया और भाभी दोनों ही महान है। अच्छा छोड़ो, उन्हें तुम ये बताओ कि हम शादी कब कर रहे हैं। ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप जब कहेंगे मैं तो तैयार हूँ, रीत बोली। ओके, जिस दिन प्रॉपर्टी का केस जीत गए उसके हफ्ते बाद ही हम शादी कर लेंगे, कहकर उसने रीत का हाथ चूम लिया। फोर्टिस हॉस्पिटल। दीपक जैसे ही अपने रूम में आया तो वहां अंजू को देखकर पहले तो हैरान हो गया और खुश भी। वो अंजू के पास आया और बोला, क्या बात है, आज ये चांद मेरे गरीब खाने में कैसे? तुम बिजी रहते हो तो सोचा कि चलो इस दुनिया की खबर तुम्हें दे दूं। तुम्हें पता है, रीत ने अपने पापा का केस रीओपन किया था। आज उनका फैसला हो गया। गुप्ता को उसके पापा के मर्डर केस में उम्र कैद की सजा हुई है। वाह, कमाल कर दिया वरुण ने, इतनी जल्दी केस जीत लिया। वरुण की वजह से नहीं जीते वो, राहुल की वजह से। राहुल कौन? द ग्रेट राहुल ओबराय। वो महेश का क्लासमेट था। उसने एक बार कहा और वो आ भी गया और केस भी जिता दिया। क्या कहते हो, चले उसे मुबारकबाद देने? मेरी तो भाभी है, इसलिए मुझे तो जाना ही है। अंजू अभी कह ही रही थी कि उसने देखा कि दीपक किसी से फोन पर बात कर रहा है। फोन बंद करते ही वो बोला, चलो वो दोनों भी बाहर ही हैं। मैंने फोन कर दिया है, अब चलो। किसे फोन किया तुमने? मैंने आदित्य से बात की है, वो रीत भी उसी के साथ थी। हम दोनों वहीं मिल लेंगे, चलो। ओके डॉक्टर साहब, आप ग्रेट हो, चलिए चलते हैं, कहकर अंजू चल दिए। दीपक अंजू को लेकर उसी क्लब के पास गया जहां आदित्य और रीत थे। दोनों क्लब के बाहर ही उन्हीं का वेट कर रहे थे। अंजू आकर रीत के गले लगकर बोली, भाभी बहुत बहुत बधाई हो, आपको इंसाफ मिल ही गया। मुझे भैया ने बताया था, सच में बहुत खुशी हुई। मैं फ्री होते ही दीपक को लेकर आ गई। अंजू बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस गीत, बहुत खुशी हुई। उस कमीने गुप्ता के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। मुझे बता देते तो मैं भी आकर उसकी उतरी हुई शक्ल देखता। दीपक ने भी बधाई दी, फिर आदित्य की तरफ देखकर बोला, मैंने सुना है वो राहुल ओबराय भी आया था। जब महेश कहता था कि राहुल उसका फ्रेंड है तो मुझे तो विश्वास नहीं होता था। मैं सोचता था यूं ही फेंकता होगा। अब सुना तो पता चला कि महेश के एक फोन पर आ गया। बातें करते करते वो अंदर आ गए। वरुण और महेश को भी आदित्य ने फोन कर दिया था, वो अभी आए नहीं थे। वो सभी बैठ गए। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था कि कहाँ वो राहुल, कहाँ महेश। वरुण तो महेश के साथ शर्तें लगा रहा था कि राहुल तेरा फोन ही नहीं उठाएगा, और सच में महेश ने फोन किया तो राहुल ने उठाया तो नहीं। हमें भी वरुण की बात पर यकीन हो गया, लेकिन पता है राहुल ने उसी वक्त कॉल बैक कर लिया और बताया कि वो मीटिंग में था। महेश के कहने पर ही आ गया। हालांकि उसके अपने घर में प्रॉब्लम थी। कुछ दिन हुए उसके बेटे को ही किडनैप कर लिया था किसी ने। छुड़ा तो ये लाए थे, पर मेंटल स्टेट को ठीक होने में टाइम तो लगता है ना। बंदा है यारों का यार अफसोस मैं उसे मिल ही नहीं पाया। मैंने सुना है उसका असिस्टेंट उसका दोस्त ही है। उनकी दोस्ती भी काफी मशहूर है बिजनेस वर्ल्ड में। एक बार किसी ने दोनों में फूट डालने की कोशिश भी की थी। उसे लगा कि वो दोनों कामयाब हो गए, लेकिन उसे पता चला जब वो खुद इसके जाल में फंस गया। राहुल बहुत ही स्मार्ट है, दीपक बोला। स्मार्ट तो मैं भी हूँ, वरना इतनी लड़कियां क्यों मरती मुझ पे? कुछ तो बात होगी हम में भी जो हर गुजरने वाला मुड़ मुड़ कर देखता है। क्या बात है, क्या शेर बनाया मैंने।
मेरी तारीफ कर रहे थे, अब मेरी शायरी की भी करो। वरुण को लगा उसकी तारीफ हो रही है। वाह 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 वाह, क्या शेर मारा है यार। मुड़कर देखने वाले से भी पूछ लेता, कहीं तूने उसका उधार तो नहीं देना। और जनाब, आप इस लायक नहीं कि हम अकेले में आपकी तारीफ करें। हम दोनों तो राहुल की बात कर रहे थे। दीपक ने कहा, ये कोई शेर था? जरा इधर गौर फरमाइए। लिफाफा देखकर मजबून पहचान लेते हो, लिफाफा देखकर मजमून पहचान लेते हो, अपनी बातों का खुद ही जाल बना लेते हो। सोचते हैं महफिल में बस उन्हीं के चर्चे हैं, सोचते हैं महफिल में बस उन्हीं के चर्चे हैं, कैसी कैसी गलत फहमियां पाल लेते हो। सुनो, इसे कहते हैं शायरी। महेश बोल, वाह क्या बात है, छा गए, जियो जियो। दीपक बोल पड़ा, वो वरुण को चिढ़ा रहा था। यार महेश, हमें नहीं मिलाया राहुल से, मैं तो सोचता था कि तू झूठ में फुकरी मारता है। दीपक बोला, दीपक सच में तुझे वहां होना चाहिए था। क्या कमाल किया यार राहुल ने, जिस केस को कम से कम साल भर लगना था वो उसने कुछ ही घंटों में निपटा दिया। मजा आ गया। अब दूसरे केस के लिए उसने वो जरूरी डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, वो भी जीते ही समझो। आदित्य बैठा उनके बीच था, पर उसकी नजरें रीत की तरफ थी। रीत मंजू के साथ बैठी बातें करते हुए हंस रही थी। आज उसकी हंसी में अलग ही बात थी, आज वो दिल से हंस रही थी। आदित्य उसे देखकर खुश हो रहा था। वरुण ने देखा, उसने दीपक के कोहनी मारकर इशारा किया और महेश को भी इशारा किया। तीनों आदित्य को देखने लगे। वरुण ने टाइम नोट किया। आदित्य को कुछ पता नहीं लगा, वो आराम से रीत को देख रहा था और वो तीनों उसे देख रहे थे। वरुण ने इशारा किया, 10 मिनट, फिर 15 मिनट। वो तीनों बोर हो गए। महेश बोला, आदि आज इतने दिनों बाद इकट्ठे हुए हैं और तू रीत को ही देखे जा रहा है, तुझे हमारी जरूरत भी है? यार तुम लोग तो जान हो। तो रीत क्या है? रीत मेरी जिंदगी है। जान नहीं होगी तो जिंदगी कहाँ? तुम लोगों के होने से ही वो मेरे साथ है। अगर महेश उसे मेरे पास न लाता तो मैं उनसे कभी मिलने की उम्मीद तो कर ही नहीं सकता था। फिर वरुण, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर ये खुशी है, और दीपक ने तो उसे हर बार ठीक किया। अब तुम सबके बिना मैं कुछ नहीं। ये कभी मत कहना कि रीत के कारण मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा। अच्छा एक बात बता आदि, अगर मैं और रीत डूब रहे हो तो तू किसको बचाएगा? वरुण ने पूछा। मैं रीत को बचाऊंगा। देखा, आ गई ना सच्चाई सामने। वरुण बोला, अरे यार तुझे तैरना आता है, उस बेचारी को थोड़ी ना आता है। आदित्य हंसते हुए बोला। सभी हंस पड़े। वो बिलियर्ड्स खेलते रहे और एक दूसरे की टांग खींचते रहे। टाइम काफी हो गया तो आदित्य बोला, चलो रीत, तुम्हें घर छोड़ दूं। अंजू तुम भी मेरे साथ चलो। तीनों ने बाकियों को बाय कहा और चल दिए। अंजू और रीत पीछे बैठे थे। अंजू ने रीत से पूछा, भाभी कभी घर भी आओ, मम्मी और दादी अक्सर तुम्हारी बातें करते हैं, कह रहे थे किसी दिन तुम्हें खाने पर बुलाएंगे। आज मैं सबकी तरफ से तुम्हें घर आने का निमंत्रण देती हूँ। आदि कल इसे डिनर पर ले आना। ठीक है दीदी जी, मैं आ जाऊंगी। रीत का घर आ ही गया था। उसने अंजू और आदि को अंदर आने को कहा, पर रात काफी हो गई थी, इसलिए वो रुके नहीं। रीत वापस आई तो माँ और आंटी सो गई थी। वो अपने कमरे में आ गई। वो बहुत खुश थी। वो पापा की तस्वीर के आगे आकर बोली, पापा खुश हो ना? अब आपको कोई उस तरह के गलत शब्द नहीं बोलेगा। कल सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि मेरे पापा क्या थे। आप चिंता ना करें, हम आपकी कंपनी भी वापस ले लेंगे। अगली सुबह माँ ने न्यूज़पेपर देखा तो सारा अखबार रीत के पापा के बारे में ही भरा पड़ा था। माँ ने आंटी को आवाज लगाई, रोजी देख। आंटी किचन से निकल कर आई। क्या हुआ मैडम? माँ ने उसे अखबार दिखाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बता नहीं सकती थी कि वो कितनी खुश थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो जीते जी ये दिन देख पाएंगी। रीत जब तैयार होकर बाहर आई तो उसने माँ को ऐसा देखा तो उसके भी आंखों से आंसू आ गए। वो नीचे आई तो आदित्य पहले से ही उसी का वेट कर रहा था। वो कार में बैठ गई। उसने आदित्य के कार में बैठते ही कहा, थैंक यू, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। क्या बात करती हो? मैंने क्या किया? तुम हो ही इस लायक कि हर कोई तुमसे प्यार करे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ।
इसलिए जो भी मैंने किया है सब अपने लिए किया है। जनाब, दूध के धुले नहीं है हम, वक्त आने पर सब सूद समेत वसूल कर लेंगे, कहकर उसने कार स्टार्ट कर दी। माँ अखबार में खबर देखकर बहुत खुश हो रही थी, इतनी खुश थी कि रोने लगी। आंटी और माँ को देखकर मैं भी रोने लगी। बड़ी मुश्किल से चुप कराया उन्हें। आदित्य बोला, अब रोने के दिन गए, माँ को कह देना कि अब रोया ना करे। जब से मेरी किस्मत ने मुझे आपसे मिलाया है, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मैं सारी उम्र के लिए आपकी कर्जदार हो गई। यार, तुम फिर वही बातें करने लगी। कर्जदार तो मैं तुम्हारा हूं कि तुमने मुझे अपनाया। मैं नहीं जानता अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता। सच में तुमने मुझे प्यार का मतलब समझाया है। रब से अरदास है कि हर जन्म में बस मुझे तू ही मिले। कहकर आदित्य ने कार रोक दी और रीत को अपनी तरफ खींचकर किस करने लगा। अब ये उसकी आदत हो गई थी। उसे रीत की हर अदा पर प्यार आता था और इस तरह वो अपना प्यार दिखाता था। रीत अब पहले की तरह विरोध नहीं करती थी। उसने अपनी बाहें आदित्य की गले में डाल दी। दोनों कंपनी में आए। सब उन दोनों को देख रहे थे। देखते तो रोज ही थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रीत कमरे में बैग रखकर आदित्य को कॉफी देने चल दी। उसने जब कॉफी आदित्य के सामने रखी तो आदित्य ने उसकी तरफ देखा। रीत की नजर उसके कॉलर पर पड़ी। उस पर लिपस्टिक का निशान था। रीत का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अब ध्यान आया कि तभी आज तब उन्हें ऐसे देख रहे थे। उसने आदित्य को कहा, आदित्य, तुम्हारे कमीज की कॉलर पर लिपस्टिक का निशान है। तभी सुबह सारे सब हमारी तरफ देख रहे थे। रीत ने अपनी हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। अब जो होना था हो गया। मैं तो ऐसे ही घूमूंगा, जिसे देखना है देखे। मेरी गर्लफ्रेंड की लिपस्टिक है, किसी गैर की थोड़ी ना, जो डरने की बात है। हाँ? आदित्य बोला, नहीं, आप ये शर्ट चेंज कर लो। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो मैं अपनी लिपस्टिक चेंज करके आती हूँ। मैं शो करूंगी जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। ये मेरे लिपस्टिक के निशान नहीं है। रीत बोली, अच्छा जी, इतनी चालाकी आती है आपको, सयानी हो गई हो। अच्छा, कोई शर्ट निकाल कर दो फिर। रीत ने शर्ट निकाल दी। उसने चेंज कर ली। कुछ दिन बाद आदित्य के घर में सभी डिनर कर रहे थे। आदित्य को अंजू कई दिनों से माँ के साथ दीपक के बारे में बात करने को कह रही थी। आदित्य बोला, मम्मी, दादी जी, मैं चाहता हूँ कि अपनी शादी से पहले अंजू दीदी की शादी करा दो। लेकिन ये अंजू तो कहती है कि उसने तो कभी शादी नहीं करनी। दादी बोली, देखो आप तीनों सुन लो। मैंने तय किया है कि अंजू दी की शादी मैं दीपक से करूंगा। एक तो मेरा दोस्त, ऊपर से डॉक्टर भी है, घर बार भी अच्छा है। आदित्य बोला, दीपक तुम्हारा दोस्त, पर अंजू भी तो माने। दादी ने मुंह बनाकर कहा, क्योंकि अंजू कितने रिश्तों का जवाब दे चुकी थी। वो मेरा दोस्त है, वो अंजू दी को तंग नहीं कर सकता। बाकी मैंने फैसला कर लिया है, अंजू दी को किसी से शादी करनी ही है तो दीपक से ही सही। उसने अंजू को इशारा करते हुए कहा, अगर अंजू हाँ कहती है तो हमें ऐतराज नहीं। माँ बोली, अंजू दी बताइए, क्या दीपक से शादी करेंगी आप? अब सबने आप पर बात छोड़ दी है। आदित्य ने शरारती लहजे से कहा, अब जब सब तुम इतना ही कह रहे हो तो ठीक है। वैसे भी तुम्हारा दोस्त है, तुम हम दोनों को ज्यादा अच्छे ढंग से जानते हो। ये भी सच है कि शादी किसी ना किसी से तो करनी ही है, तो दीपक से ही सही। दादी माँ दोनों हैरान, ये क्या हो गया? वाह, ये तो चमत्कार हो गया। आदि, तुमने ये कैसे किया? माँ बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक दिन इन दोनों को डेट करते पकड़ लिया। क्या? दादी माँ और माँ फिर हैरान, ये कब हुआ? दादी कभी आदित्य और कभी अंजू की तरफ देख रही थी। तब अंजू ने उन्हें सारी कहानी सुनाई। अब माँ और दादी को भी पता चला। वो खुश थी कि दोनों बच्चे सेट हो जाएंगे। मुझे तो पहले से ही पता था कि रीत के कदम हमारे लिए शुभ है। उससे रिश्ता जुड़ते ही अंजू भी शादी को मान गई, वरना दीपक तो बचपन से यही था। दादी बोली, आदि, उसे किसी दिन घर ले आना, बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। हाँ? माँ बोली, मैंने कहा था एक दिन उसे, वो कह रही थी कि आ जाएगी।
अब अगर आदि लेकर आएगा तो आएगी बेचारी, अंजू बोली। ऐसा करते हैं कि मैं दीपक के घर उसके मम्मी पापा से बात कराऊंगा और उन्हें घर आने का निमंत्रण दे आऊंगा। फिर जिस दिन वो आएंगे उसी दिन रीत की फैमिली को भी बुला लेंगे। क्यों, ठीक है ना? आदित्य ने सलाह दी। वाह क्या बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। माँ, दादी और अंजू तीनों ने हामी भरी। कुछ दिन बाद आदित्य दीपक के घर गया। दीपक हॉस्पिटल में था। आदित्य ने आंटी अंकल के चरण छुए और सोफे पर बैठ गया। अंकल जी, आज मैं जरूरी काम से आया हूँ। मेरी बहन अंजू और दीपक एक दूसरे को चाहते हैं, सो मैं इन दोनों की शादी की बात करने आया हूँ। आदि, हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत पहले से जानते हैं। मेरी रश्मि बचपन से ही उस घर की बहू बनने के सपने देखते आई है। तुम और तुम्हारी फैमिली भी ये बात जानते थे। तुम्हारी मम्मी से मेरी बात हुई तो वो बोली कि आदि की मर्जी चलेगी, लेकिन तुमने मेरी रश्मि को छोड़कर एक बदनाम से बिल्डर की बेटी को शादी के लिए चुना। रश्मि बेचारी इतनी हर्ट हुई कि वो देश ही छोड़कर चली गई। अब तुम हमसे अपनी बहन की खुशी मांगने आए हो, हाँ? दीपक की माँ बोली। लेकिन आंटी, मैंने बचपन से ही उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही माना है। मैं कैसे उससे शादी कर लेता? आदित्य ने सफाई दी। देखो, तुम्हारी आंटी बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हें रश्मि से शादी करनी चाहिए थी। ऐसे बहन मानने से कोई बहन नहीं बन जाती, दीपक के पापा बोले। लेकिन अंकल, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ जो जुबान से कुछ और कहे और दिल में कुछ और हो। मैंने उसे बहन कहा है तो बहन भी माना है। मेरे लिए वो अंजू जैसी ही है। तुम कहने को तो कुछ भी कह सकते हो। अब मैं तुम्हें बेटा कहता हूँ तो क्या तुम मेरे बेटे हो जाओगे? सो इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम रश्मि से शादी कर लो, हम दीपक की शादी अंजू से कर देंगे, दीपक के पापा बोले। अंकल जी, ये शादी है, कोई बिजनेस डील नहीं। आपको बता दूं कि मेरा रोका हो चुका है। मैं रीत से शादी करने वाला हूँ। रश्मि के लिए भी हम अच्छा लड़का ढूंढ लेते हैं। आप ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, आदित्य बोला। मुझे रीत या किसी और से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है। अब तुम देखो, रश्मि, दीपक और अंजू तीनों की खुशियां तुम्हारे हाथ में है। या उन तीनों को खुश कर दो या तुम अपनी खुशी देखो। क्या तुम्हारे अकेले की खुशी इन सब की खुशी से ज्यादा है? दीपक के पापा ने गुस्से में कहा। मैं शादी सिर्फ रीत से ही करूंगा और किसी से नहीं। अंकल जी, आप सोच लीजिएगा, मैं चलता हूँ। आदित्य उठकर चल दिया। वो जब यहाँ आया था तो वो बहुत खुश था, पर उसे क्या पता था कि ये सब होगा। वो वापस ऑफिस आ गया। उसने रीत को बुलाया। आदित्य दरवाजे के पास ही था और जैसे ही रीत अंदर आई, उसने रीत को अपनी बाहों में भर लिया। रीत पहले तो डर गई, फिर उसे उसके छूने से पता चल गया कि वो टेंशन में है। उसने पूछा, क्या हुआ आदित्य, क्या बात है? आप तो दीपक के घर गए थे ना, उसके पेरेंट्स से बात करने? क्या कहा उन्होंने? आदित्य ने उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया और बोला, रीत, मुझसे दूर मत जाना, चाहे जो भी हो। तुम मेरे साथ ही रहना। आदित्य, बात तो बताओ, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ जा रही हूँ? यही हूँ आपके पास और आखिरी सांस तक आपके साथ खड़े रहूंगी। रीत ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। रीत, दीपक के पापा ने अंजू दी और दीपक की शादी के लिए शर्त रखी है। आदित्य ने दुखी मन से कहा। तो आप पूरी कर दो। ऐसा क्या मांग लिया उन्होंने जो आप इतने परेशान हो? रीत को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ होगा, पर आदित्य एक डरे हुए बच्चे की तरह लग रहा था जिससे कोई उसका पसंदीदा खिलौना छीन रहा हो। आदित्य ने कुछ सोचा और बोला, आज कोई जरूरी मीटिंग है? नहीं, कोई खास नहीं है, बस वो मॉल की साइट पर जाना था, रीत ने बताया। सेठ कब तक वापस आएगा? कोई फोन आया उसका? आदित्य ने पूछा। नहीं, वो कहकर गए थे उनके पापा की सर्जरी है, जब वो ठीक हो जाएंगे तो वो आ जाएंगे। आप मुझे क्यों नहीं बता रहे क्या बात है? रीत ने कहा। आदित्य ने दीपक को फोन किया। हेलो दीपक, मुझे बात करनी है तुमसे, कहाँ मिलोगे? क्या बात है यार, ये कैसी टोन है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? दीपक ने उसकी टोन सुनकर कहा, नहीं, बस बात करनी है, तू कहाँ मिलेगा बता। आदित्य ने फिर वैसे ही कहा, महेश के रेस्टोरेंट में मिलते हैं, आजा, दीपक ने कहा। आदित्य ने रीत से कहा, मैं दीपक से मिलकर आता हूँ
ऑफिस का काम संभालना और अगर कोई काम आए तो फोन कर देना। रीत उसके बिहेवियर से टेंस्ड हो गई। उसने ओके में सिर हिला दिया। आदित्य ने उसका चेहरा देखा तो वो उसके पास आया, उसे कंधों से पकड़ा और बोला, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ है। वो दीपक और अंजू के रिश्ते के बारे में दीपक से बात करने जा रहा हूँ। उसने हल्के से उसके कंधों को दबाया। रीत उससे लिपट गई और रो पड़ी। देखो, तुम खुद टेंशन में हो और मुझे टेंशन फ्री रहने को कह रहे हो। अपना ध्यान रखना। अगर अपना समझो तो मुझसे बात कर लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आदित्य ने उसकी पीठ थपथपाई और बोला, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अपना नहीं समझता। बात ही कुछ ऐसी है जिसका हल सिर्फ दीपक ही कर सकता है, इसीलिए उसके पास जा रहा हूँ। तुम्हें बताकर तुम्हें फालतू की टेंशन नहीं देना चाहता। तुम समझती हो ना मेरी बात? तो प्लीज दुखी मत हो, खुश रहो। मैं जाकर आता हूँ। आदित्य की बातों ने उसे थोड़ा हौसला दिया। वो चुप हो गई। उसने आदित्य की टाई ठीक की और उसे बाय कहा। आदित्य जब रेस्टोरेंट पहुंचा तो दीपक पहले से ही महेश के साथ बैठा था। आदित्य जाकर वहां गुस्से में बैठ गया। महेश उसके पास आया। क्या हो गया यार, इतने गुस्से में क्यों है? इस दीपक से पूछ, इसे पता होगा। आदित्य उसी टोन में बोला। क्या अंजू दी प्रेग्नेंट है? महेश ने आदित्य के पास होकर धीरे से पूछा। आदित्य ने और भी गुस्से में उसकी तरफ देखा। दीपक डर गया और वो बोला, नहीं आदि, ऐसी बात नहीं है। मैं शादी से पहले उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसने तुझसे मजाक किया होगा। अच्छा जी, ऐसी बात को लड़की मजाक में नहीं कहती। तू अंजू दी को गलत कह रहा है। साले, तेरी इतनी हिम्मत। आदि, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बता क्या करना है इसके साथ। आदित्य कुछ कहता इससे पहले ही महेश बोल पड़ा। शट अप! आदित्य जोर से चीखा। पहले मेरी बात तो सुन लो। दोनों एकदम से चुप हो गए। उन्हें आदित्य के गुस्से का पता था। वरुण और ये दोनों बचपन से ही आदित्य को जानते थे और उसके गुस्से को भी। जब आदित्य गुस्से में होता था तो वो तीनों चुप कर जाते थे। ये इनकी दोस्ती ही थी कि उन्हें पता होता था कि आदित्य कभी बिना बात के गुस्सा नहीं होता। आदित्य ने गहरी सांस छोड़ी और बोला, बात यह है कि मैं दीपक के घर गया था। मैं इनकी शादी की बात करने गया था, पर इनके पापा ने सारा मूड ही खराब कर दिया। क्या उन्होंने मना कर दिया? दीपक ने पूछा। हाँ, ऐसा ही कुछ। उन्होंने शर्त ही रखी कि दीपक से अंजू की शादी तब करेंगे जब मैं रश्मि से शादी करूंगा। और तुम्हें पता है कि मैं रीत के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। आदित्य बोला। क्या वो कमीना अमरीश पुरी? सॉरी दीपक, पर मैं नहीं चाहता कि रश्मि किसी और की हो। महेश बोला। तो ये बात है। आदि, इस अमरीश पुरी को बस में सिर्फ एक ही बंदा या कहो बंदी कर सकती है, और वो है रश्मि। महेश, तुम्हारी स्टोरी कहाँ तक पहुंची? अब क्या कहती है रश्मि? दीपक ने महेश से पूछा। तुम खुद ही देख लो, कहकर महेश ने रश्मि को वीडियो कॉल किया। थोड़ी ही देर बाद रश्मि ने उठा लिया। हेलो मैसी, क्या बात है? आज इस वक्त फोन किया? उधर रात थी। रश्मि, तेरे पापा 6 जिंदगियां खराब करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने आदित्य के सामने शर्त रखी है कि वो दीपक और अंजू की शादी तब करेंगे अगर आदि तुमसे शादी करेगा। अब तुम ही बताओ, अगर आदि तुमसे शादी करेगा तो मेरा और रीत का क्या होगा? महेश बच्चों की तरह मुंह बनाता हुआ बोला। क्या? पापा को किसने कहा कि मुझे आदि से शादी करनी है? मैंने तो कभी नहीं कहा। हाँ, रीत से पहले मैं जरूर सोचती थी, पर अब मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं पापा से बात करती हूँ। रश्मि बोली। और शोना, आजकल क्या कर रहे हो? मेरी याद नहीं आती क्या? इतने दिन फोन ही नहीं किया, कहाँ बिजी रहते हो? रश्मि प्यार से बोली। महेश जल्दी से फोन लेकर बाहर निकल गया। दीपक उसे जाते हुए खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। आदित्य हंस पड़ा। देखा, अब तेरी बहन की बात हुई तो तुझे पता चला। हाँ यार, यही तो हम में बुराई है। हमारी बहन के बारे में कोई बोलता है तो बुरा लगता है, जबकि खुद भी किसी की बहन को हम डेट करते हैं तो बुरा नहीं लगता। पर छोड़, अब तू तो खुश है ना? तू चिंता ना कर, मैं और रश्मि मिलकर पापा को मना लेंगे। तेरी शादी रीत से ही होगी, मेरी अंजू से ही और रश्मि की महेश से ही। महेश अच्छा है यार, दीपक बोला।
आदित्य बोला, हाँ यार, यही इस जमाने की रीत है। अपनी बहन को तो घर में कैद करके बिठा देते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड से आस करते हैं कि वो हमारे साथ रोज घूमे। चल ठीक है, दुनिया है, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ, अभी जाकर रीत को बताना भी है। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया था। वो बेचारी सोच रही होगी कि पता नहीं तेरे पापा ने क्या शर्त रखी है। आदित्य अब खुश था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व हो गई। उसे अपने दोस्तों पर और अपनी दोस्ती पर मान है। वो वहां से निकलकर सीधा ऑफिस आ गया। उसने रीत के इंटरकॉम पर कॉल करके उसे अपने कमरे में बुलाया। रीत उसी वक्त आ गई और बोली, हाँ जी कहिए, क्या काम है। आदित्य ने उसे अपने पास खींचा और अपनी गोद में बिठा लिया। रीत ने उठने की कोशिश की पर उसने कसकर पकड़ लिया। आदित्य बोला, रीत, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं यूं ही घबरा गया था। मुझे डर था कि कहीं दीपक ने अपने पापा की साइड ली तो मैं क्या करूंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसने और महेश ने सब सॉल्व कर दिया। अच्छा है, आपके दोस्त वाकई में बहुत अच्छे हैं। मैंने तो आजमाया हुआ है, मुझे तो पहले से ही पता चल गया था। वरुण, महेश और दीपक जी सभी एक से बढ़कर एक हैं। रीत ने कहा, और मैं कैसा हूँ, हाँ, कहकर आदित्य रीत को छेड़ने लगा। फिर हल्के से उसके चेहरे पर गिरी जुल्फों को पीछे किया और उसे किस करने लगा। रीत पहले तो उसे धक्के देके दूर कर रही थी, जब बस ना चला तो फिर टिक कर बैठ गई। कोर्ट। आज रीत के पापा की प्रॉपर्टी की केस की तारीख थी। वहां काफी भीड़ थी। रीत की मम्मी और आंटी भी साथ आए थे। अब तक केस की कई तारीखें हो चुकी थी। केस उनके पापा की डेथ के बाद से ही चल रहा था। वो गुप्ता हर बार कुछ नया ले ही आता था। उसने रीत के वकील को भी खरीद लिया था, पर अब वकील वरुण था और आज उसकी पहली तारीख थी। सब अंदर आकर बैठ गए। जज भी आ गए थे। वरुण ने पिछले केस के पेपर्स दिखाकर गुप्ता पर इल्जाम लगाया। जैसे इसने मर्डर करके उसे सुसाइड दिखाया है, इसी तरह इसने प्रॉपर्टी के नकली कागजात दिखाकर सब अपने नाम कर लिया। उसने घर का भी नकली ऑक्शन कराया और रीत की फैमिली को बुद्धू बनाया। जज साहब, ये रहे असली और नकली कागज। इसमें बैंक के लोग जिन्होंने ऑक्शन की वो भी जिम्मेदार हैं। गुप्ता बोला, माय लॉर्ड, ये पेपर्स जो कोर्ट में पेश किए हैं वो नकली है। असली पेपर्स इनके पास हो ही नहीं सकते। क्यों, असली पेपर्स मेरे पास क्यों नहीं हो सकते? वरुण ने पूछा। बस कह दिया नहीं हो सकते। मैंने असली पेपर्स देखे हैं, वो ऐसे नहीं थे। हाँ, गुप्ता ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए कहा। जज ने दोनों वकीलों द्वारा दिए गए पेपर्स चेक किए और एक्सपर्ट से चेक करवाए। 10 बजे से बहस चलती रही और शाम 4 बजे जज साहब बोले, देखिए, आज का ये केस जितना सिंपल था उसे उतना ही पेचीदा बना दिया गया। मिस्टर सिंह के वकील द्वारा दिए गए सबूतों से ये साबित होता है कि मिस्टर गुप्ता ने उनके साथ इस तरह का धोखा किया। पहले उनकी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम करा ली, फिर उनको दिवालिया और बदचलन दिखा दिया। लेकिन अब ये साबित हो चुका है कि मिस्टर गुप्ता के सारे पेपर्स नकली हैं। इसीलिए अदालत गुप्ता बिल्डर्स कंपनी मिस्टर सिंह की फैमिली को वापस देती है। वही इसके असली हकदार हैं और वो घर जिसका धोखे से जाली ऑक्शन करा के मिस्टर गुप्ता ने अपने नाम किया था, वो भी मिस्टर सिंह की फैमिली को वापस दी जाए। अदालत गुप्ता को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा देती है और साथ में इन्हें मिस्टर सिंह से धोखे से लिए 2 करोड़ भी वापस करने होंगे। आदित्य, वरुण, रीत, उसकी फैमिली सब खुश हो गए। अब उन्हें सब कुछ वापस मिल गया था। रीत माँ और आंटी के गले लगकर रोई। बाद में माँ ने जाकर वरुण और आदित्य को कहा, बेटा, आज तुम्हारी बदौलत हमें सब कुछ वापस मिल गया है। आप हमारे लिए नई सुबह लाए हो। रब आपको सदा खुश रखे, आपको कोई गम ना हो। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हम नहीं करते तो और कौन करता? आदित्य बोला। रीत आदित्य के साथ खड़ी थी। उन्होंने आदित्य को थैंक्स किया। आदित्य ने शरारती हंसी हंसते हुए धीरे से कहा, मुझे शब्दों वाला नहीं, एक्शन वाला थैंक्स चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। रीत ने उसके कंधे पर हल्का सा थप्पड़ मारा और बोली, कुछ तो शर्म करो बेशर्म। रीत को कुछ याद आया। उसने राहुल को फोन किया। हेलो भैया, थैंक यू, आपकी हेल्प से हम ये केस भी जीत गए। आपने सच में हमें नया जीवन दान दिया है।
मेरी किस्मत ने मुझ पर 2 बंदों से मिलाकर मुझ पर बहुत मेहरबानी की। एक तो आदित्य और दूसरे आप दोनों ने मेरी जिंदगी को फिर से पहले जैसा बना दिया। भैया, आप कब आओगे? तुम सब कुछ सेट कर लो, फिर हम आएंगे। मैंने सिया को तुम्हारे बारे में बताया था, वो भी तुमसे मिलना चाहती है। सच में तुम्हारी किस्मत ने तुम पर बस एक एहसान किया है कि उसने तुम्हें आदित्य से मिलवाया है। वही तुम्हारी सारी खुशियां लाया है। मुझे महेश ने बताया था जो भी उसने तुम्हारे लिए किया। अगर वो है तो मैं तुम्हें मिला। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी टीना की शादी आदित्य जैसे लड़के से हो, और देखो रब ने मेरी सुन ली। मेरी बदकिस्मती ने मुझसे मेरी टीना छीन ली, पर मेरी किस्मत ने बदले में मुझे तुमसे मिला दिया। अब तुम लोग शादी की तारीख फिक्स करो, हम आ जाएंगे। याद रखना, तेरा कन्यादान मैं ही करूंगा। राहुल बोला। जरूर भैया जी। रीत ने फोन रखकर आदित्य की तरफ मुस्कुरा कर देखा। आदित्य वरुण को कुछ समझा रहा था, पर उसकी नजरों ने रीत की स्माइल देख ली थी। फिर वो माँ और आंटी को ड्राइवर के साथ भेजकर रीत की तरफ आया। रीत के पास आकर वो धीरे से गुनगुनाने लगा, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। प्यार तो कब का हो गया जनाब। रीत ने भी धीरे से जवाब दिया। तभी वहां वरुण आया। रीत, ये कुछ पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए। आदित्य ने रीत से कहा। रीत, अभी से आदत बना लो, कहीं भी साइन करने से पहले चेक कर लिया करो, ठीक है? वरुण, ऐसे नहीं है, पर मैं सब पर शक कर सकती हूँ, पर इन पर शक करना आप पर शक करने के बराबर है। रीत ने वरुण से सारे पेपर साइन करते हुए कहा। वरुण, एक काम करना, तुम रीत की कंपनी के लीगल एडवाइजर बन जाओ। रीत, तुम शिखा को ले जा सकती हो, अपनी सेक्रेटरी बना लेना, ठीक है? शिखा? ये शिखा कौन है? कभी मिलाया नहीं मुझे। यार, अब तुम लोग सेट हो गए तो इस कुमारे दोस्त की भी फिक्र करो, वरुण बोला। यार, ये सुधरेगा नहीं, आदित्य रीत से बोला, और वो दोनों वरुण को बाय करके चले गए। 1 महीने बाद आज सिंह बिल्डर्स में रीत उस कंपनी की चेयरमैन बन गई थी। उन्होंने अच्छी तरह छाट कर सारे बोर्ड के मेंबर्स भर्ती किए थे। गुप्ता के सारे सपोर्टर्स को निकाल दिए। उसने अपने पापा के वफादार लोगों को ढूंढ कर दोबारा शामिल कर लिया था। सारा काम आदित्य ने ही करवाया था। इसके अलावा वरुण को लीगल एडवाइजर बना दिया था और शिखा को रीत की सेक्रेटरी। कामकाज ठीक चलने लगा था। उन्होंने कंपनी में ही पार्टी दी और दुनिया भर के बिजनेसमैन आए थे। असली रौनक तो राहुल के आने से हुई। राहुल के साथ सिया और विक्की था। रीत, आदित्य, वरुण और महेश सभी राहुल के पास आए। सारा हॉल राहुल को देखने के लिए मुड़ गया। राहुल ने सभी से हाथ मिलाया और रीत को गले लगाकर बधाई दी। फिर इसने सबको सिया और विक्की से मिलवाया। सबने सिया को हेलो कहा और विक्की को खिलाने लगे। वरुण विक्की से बोला, चल आ जाओ बेटे, आ जाओ। आज मेरे साथ कोई भी नहीं है, चल हम दोनों एक दूसरे को कंपनी देते हैं। विक्की बोला, नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे वो बुआ के साथ रहना है। वो बुआ वाले अंकल ज्यादा अच्छे हैं। वरुण का मुंह देखने लायक था। सब हंसने लगे। दीपक रश्मि के साथ आया था। उनके पीछे उनके पेरेंट्स भी आ गए। दीपक के पापा को देखकर एक बार तो माहौल अजीब सा हो गया। आदित्य, महेश और वरुण ने उनके पैर छुए। रश्मि महेश को पापा के पास ले जाने लगी। महेश ने दीपक की बाह पकड़ ली और दीपक ने अंजू की। अंजू को जाते देख आदित्य चल दिया। आदित्य के साथ रीत और वरुण भी चल दिए। ऐसा लग रहा था कि जंग का मैदान है। एक तरफ दीपक के पेरेंट्स हैं और दूसरी तरफ आज की पीढ़ी। राहुल को बहुत लोग घेर कर खड़े थे, पर उसकी नजर उसी तरफ थी कि चल क्या रहा है। रश्मि अपने पापा से बोली, पापा ये महेश है, आप इसे जानते ही हैं, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। ओह, तो तुम इससे प्यार करती हो, लेकिन हम तुम्हारी शादी आदि से कराना चाहते हैं। तुम बचपन से आदि को प्यार करती हो ना, तो शादी भी उससे करो। पापा, मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ? रश्मि झट से महेश का हाथ छोड़कर पापा के पास चली गई। महेश बोला, रश्मि, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी?
यार, आइसक्रीम पिघलने और कॉफी के ठंडे होने में भी टाइम लगता है, पर तुम तो उनसे भी जल्दी पिघल गई। मेरा मतलब बदल गई। बेशर्म, बेहया, बेवफा और बदतमीज लड़की। जा, मैंने तुझे छोड़ा, लेकिन मैं फिर भी तेरे लिए वो गाना गाऊंगा। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही, दिलरुबा है मेरी। जा बेवफा जा, जी ले अपनी जिंदगी, कहकर महेश ने वरुण के कंधे पर सिर रख लिया। वरुण को बहुत दुख हुआ। उसे पता चला कि महेश सच में रश्मि को बहुत प्यार करता है। उसने उसे गले लगा लिया और उसे हौसला देने लगा। दीपक अपने पापा से डरता था, सो वो रश्मि से बोला, रश्मि, तुम तो कह रही थी कि तुम मेरा साथ दोगी, तो भैया मैं कौन सा आपके खिलाफ हूँ? आपके साथ ही तो हूँ। मैं तो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ, बल्कि आप मेरा साथ नहीं दे रहे। मुझसे शादी करने के लिए आप आदि को मना लो, आपकी शादी अंजू से हो जाएगी। बहुत हो गया दीपक, ये रीत के लिए खुशी का दिन है। मैं यहाँ ये सब नहीं चाहता। ये घर की बातें घर में बैठकर कर लेंगे। आदित्य नहीं चाहता था कि रीत की खुशियां खराब हो। दीपक के पापा बोले, तुम्हें अब भी सिर्फ उस लड़की की ही पड़ी है, तो अब भी हमारा ऐलान सुन लो। दीपक और अंजू की शादी बिल्कुल कैंसिल। मैं ऐसी लड़की को अपनी घर की बहू नहीं बनाऊंगा जिसका भाई ऐसा। उन्होंने आदित्य की तरफ उंगली करके कहा। आदित्य बोला, रश्मि, सब लोग देख रहे हैं, इन्हें पास वाले कमरे में ले जाओ, वहां बैठकर बात करो। आदित्य के कहने पर रश्मि अपने पेरेंट्स को साथ वाले रूम में ले गई। आदित्य ने अंजू दी से कहा, अंजू दी, आप रीत को लेकर पार्टी में लोगों को अटेंड करें। इसकी वहाँ ज़रूरत है, मैं इन्हें देखता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, जाइए। अंजू बोली, आदि तू ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, अगर ज़्यादा ही शर्तों पर उतरते हैं तो झुकना मत। हाँ, मुझे ऐसे घर में शादी ही नहीं करनी, क्योंकि जो रिश्ता शर्तों पर हो वो कभी कामयाब नहीं होता, फिर चाहे वो प्यार का हो, दोस्ती का हो या शादी का। रीत बोली, आदित्य तुम मेरे लिए दीदी जी की खुशियां मत गंवाना। मुझे जितना मिला है मैं उसमें खुश हूँ। मैं इनके दिल तोड़कर अपना घर नहीं बसा सकती। उसकी आंखों में आंसू थे। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, कुछ नहीं होगा, आप लोग चिंता मत करो। अंजू दी, आप मेरे दोस्तों को भूल गए क्या? हम जब तक साथ हैं, कोई किसी की खुशी छीन नहीं सकता। जब वो कमरे में आया तो वरुण बोल रहा था, अंकल जी, आप ये सब कैसे कह सकते हैं? ये लोग बालिग हैं, जिससे चाहे शादी कर सकते हैं। आप इस तरह इन पर दबाव नहीं डाल सकते, ये गैर कानूनी है। तुम सब क्या सोचते हो कि इकट्ठे होकर हमें दबा लोगे? जब एक बार इन्होंने कह दिया कि दीपक की शादी अंजू से नहीं होगी तो बस नहीं होगी, अब कोई और बात नहीं होगी। दीपक की माँ बोली, शादी आपकी नहीं है, मेरी है, तो फैसला भी मेरा ही होगा। देखिए मम्मी, पापा, मैंने बचपन से ही हमेशा वो किया जो आपने कहा। मैं वरुण की तरह वकील बनना चाहता था, आपने कहा तो मैं डॉक्टर बन गया। मैं किसी गांव में अपना हॉस्पिटल खोलना चाहता था, आपने कहा कि आपके हॉस्पिटल में काम करूं, तो मैंने वो भी कर लिया। आज आपको रश्मि की खुशी दिख रही है, पर मेरी नहीं। आप रश्मि के लिए रश्मि जैसी रीत का दिल तोड़ रहे हो। और ये रश्मि जो पहले आदि के पीछे पड़ी थी, फिर इसने महेश को अपने पीछे लगाया, और अब आपके कहने पर फिर से आदि के पीछे पड़ गई, और आप इसका साथ दे रहे हो। मैं भी अंजू को बचपन से प्यार करता हूँ, मेरे प्यार की आपको कोई फिक्र ही नहीं। अगर मैं जिद्दी नहीं हूं तो क्या आप मेरी बात सुनेंगे भी नहीं? मैं अपना फैसला सुना रहा हूं, मेरी शादी सिर्फ अंजू से ही होगी और हमें कोई नहीं रोक सकता। दीपक जो हमेशा चुप रहता था अचानक बोला, तू कौन होता है फैसला करने वाला? तुझे हमारा कहना मानना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। फिर तू करके दिखाना अपने सपने पूरे, देखूंगा अंजू कितने दिन तेरा साथ देती है। आप इस बात की चिंता ना करो, जब तक मेरे दोस्त हैं मेरे साथ, मैं हर मुश्किल से लड़ सकता हूँ। दीपक ने जाकर आदित्य, महेश और वरुण का हाथ पकड़कर कहा, ये निकम्मे दोस्त जिनका अपने खाने पीने का ठिकाना नहीं है, वो क्या तेरी हेल्प करेंगे? ये आदित्य अपने बाप का बिजनेस संभालता है,
यह महेश अपने पापा का रेस्टोरेंट संभालता है। इसी तरह वरुण भी अपने पापा की कमाई से वकील बना है। कोई भी नहीं है अपने दम पर कुछ कर सकने वाला। तुम्हें क्या खिलाएंगे? पापा बहुत हो गया, बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। मेरे बारे में जो बोलना है बोल लो, पर मेरे दोस्तों के बारे में मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। ये मेरी बॉटम लाइन है, इसे क्रॉस मत कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, चले जाइए यहाँ से। रश्मि, ले जा इन्हें, बहुत हो गया, अब बस। दीपक का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। तीनों दोस्तों ने उसे गले लगा लिया और हौसला देकर चुप कराया। आदित्य बोला, ना दीपक, ना दीपक, पापा के आगे ऐसा नहीं बोलते। तभी अचानक उसके पापा खड़े हुए और आंखों के आंसू पोंछते हुए उनके पास आए और उन चारों को ऊपर से हक कर लिया। रश्मि भी आकर उन सब से लिपट गई। सब एकदम से पीछे मुड़े। उन्होंने दीपक को गले लगाया, फिर महेश का हाथ पकड़कर बोले, महेश, तुम जीत गए। तुमने कहा था कि दीपक सब बर्दाश्त कर लेगा, पर अपने दोस्तों के बारे में नहीं सुनेगा। दीपक, हम चाहते थे कि तुम भी और लड़कों की तरह अपने हक के लिए लड़ो, इसलिए हमने ये नाटक महेश और रश्मि के कहने पर किया। महेश, सब कुछ ठीक था, पर एक्टिंग बड़ी घटिया करते हो तुम। वो क्या था? बेशर्म, बेवफा और क्या, जी ले अपनी जिंदगी वाला डायलॉग मेरा था, वो तू बोल गया। हाँ, और ऊपर से वो गाना खुश रहे तू सदा। हाँ हाँ, तुझे पता है मैंने कितनी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। महेश, रश्मि, नाटक। सब महेश और रश्मि के पीछे भाग लिए। वो दोनों भागते हुए बाहर निकल गए। आदित्य बोला, अंकल, इसका मतलब आपको अंजू और दीपक की शादी से कोई ऐतराज नहीं? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। वो तो हमें ये था कि दीपक हमें खुद बताता। महेश और रश्मि को भी यही था कि दीपक ने उन्हें भी नहीं बताया। वो तो वरुण ने महेश को बता दिया, वरना तो हमें पता ही नहीं चलता। अगर दीपक बता देता तो ये नाटक कभी न करते। उन्होंने दीपक की तरफ देखते हुए कहा। दीपक ने उनके चरण छुए और माफी मांगी। उन्होंने उसे गले लगा लिया। फिर सब एक साथ बाहर आ गए। रीत और अंजू को भी सारी बातें बता दी। सब खुश थे। पार्टी खूब अच्छे से चल रही थी। सब जानते थे कि राहुल और सिया बहुत अच्छा गाते हैं, सो सब उन्हें गाने के लिए कहने लगे। रीत के कहने पर वो मान गए, पर उसने कहा, ओके, हम गाना गाएंगे, पर आदित्य और रीत को उस गाने पर डांस करना होगा। सारा हॉल सीटियों और तालियों से गूंज गया। राहुल और सिया ने गाना शुरू किया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। आदित्य और रीत के साथ साथ राहुल और सिया, महेश और रश्मि, दीपक और अंजू भी इस गाने पर डांस करने लगे। वरुण विक्की को पकड़कर डांस करना चाहता था, पर वो नहीं आया। तब उसके पास शिखा आई और बोली, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ? नाच गाने के बाद दीपक के पापा ने माइक पकड़कर अनाउंस किया, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल का मालिक डॉक्टर दीपक का पिता आज यहाँ अनाउंस करता हूँ कि मेरे बेटे दीपक की शादी आदित्य बिंद्रा की बहन अंजू बिंद्रा से तय करता हूँ, और आदित्य की शादी अपनी बेटी से। दीपक ने आकर माइक पकड़ लिया। उसे लगा पापा ने ज्यादा पी ली है, सो कहीं कोई ज्यादा हंगामा ना हो, पर उसके पापा ने माइक उससे छीन लिया और उसे ढकेल कर बोले, और आदित्य की शादी अपनी बेटी रीत से करता हूँ। सब लोग तालियां बजाने लगे। दीपक, जो सर पकड़कर खड़ा था, जब उसने सुना तो वो भी खुश हो गया और ताली बजाने लगा। रीत ने अपनी माँ और आंटी को राहुल, सिया और विक्की से मिलवाया। सब मिलकर खुश हुए। राहुल उनकी शादी में आने का वादा करके वापस चले गए। आदित्य ने देखा कि वरुण और शिखा एक साइड में बैठे अपने में ही लगे पड़े थे। उसने वरुण को आवाज दी। वरुण ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, आदि, ये मेरी गर्लफ्रेंड शिखा है, आप तो जानते ही होंगे। वरुण भी नशे में था। आदित्य ने महेश से कहा, यार इसे लेकर जा, पता है चढ़ जाएगी तो पीता ही क्यों है। सब चले गए थे, बस रीत और आदित्य ही बैठे थे वहां। रीत ने पूछा, अगर दीपक के पापा सच में अड़ जाते तो क्या आप रश्मि से शादी कर लेते? कभी नहीं, मैं तुमसे ही शादी करता।
फिर दीपक को मना बुझाकर अंजू से शादी करा देते। तुझे हम चारों के बारे में पता नहीं है अभी। फिर कुछ रुक कर बोला, तुम भूल जाना कि तुम मुझसे बच जाओगी। यहाँ आओ, अब टाइम मिला है। इतनी प्यारी लग रही थी कि क्या बताऊं। कहकर उसने रीत को गले लगा लिया और किस करने लगा। उसने सोचा आज तो ना रीत के पास कोई बहाना है और ना ही कोई आने वाला है। आदित्य अभी किस कर ही रहा था कि शिखा आ गई। मैडम, वो बोर्ड के मेंबर्स बाहर वेट कर रहे हैं। वो उन्हें देखकर वहीं रुक गई। रीत जल्दी से आदित्य को हटाकर दूर खड़ी हो गई। दोनों बाहर आकर मेंबर्स से मिले। वो स्पेशली रीत को बधाई देने आए थे। मिस्टर चोपड़ा बोले, रीत बेटी, हमें पूरी उम्मीद है कि अब सब ठीक होगा। तुमने राहुल जैसे बिजनेसमैन को यहाँ बुलाया। अब हर छोटी बड़ी कंपनी हमारे साथ काम करना चाहती है। हमें फोन भी आ रहे हैं। मिस्टर चोपड़ा उनकी कंपनी के सीईओ थे। रीत ने आदित्य की सलाह से उन्हें सीईओ बनाया था, और क्योंकि वो उसके पापा के वफादार थे। अब आदित्य दोनों कंपनियों पर नजर रखता था। सब ठीक हो गया था। रीत दोबारा अपने पहले वाले घर में आ गई। उन्होंने आंटी को सारी घर की जिम्मेदारी दे दी। अब रीत की मम्मी पहले जैसी खर्चीली नहीं रही थी। वो हर काम सोच समझ कर करती थी। उन्होंने गरीब बच्चों को इकट्ठे करके पढ़ाना शुरू कर दिया। उनका घर बहुत बड़ा था, तो जगह की कमी भी नहीं थी। आंटी भी माँ के साथ ये काम करती थी। धीरे धीरे उन्होंने 1-2 टीचर भी रख लिए जो बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाते थे। शुरू में तो सिर्फ उनके घर काम करने वाले के ही बच्चे आते थे। धीरे धीरे बस्ती के और भी बच्चे आने लगे थे। अब आदित्य और रीत की मुलाकातें भी कम हो गई थी। आदित्य ने फोन किया, हेलो, क्या हाल है? यार, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अगले महीने शादी कर रहा हूँ, तैयार रहना। ये क्या बात हुई भला? रीत ने कहा, मैं माँ और दादी के साथ तुम्हारे घर आया हुआ हूँ। मैंने माँ से कह दिया है कि अब मैं रीत से और दूर नहीं रह सकता। सो उन लोगों ने तय किया है कि अगले महीने हमारी शादी होगी। अगले महीने? रीत ने हैरानी से पूछा। उससे पहले करानी है क्या? क्यों, अब रहा नहीं जाता मेरे बिना? आदित्य ने छेड़ते हुए कहा, नहीं, मैं तो कह रही थी इतनी जल्दी। रीत बोली, अगले महीने उनकी शादी थी। आदित्य की बारात बड़ी धूमधाम से आई। बारात में दीपक, महेश और वरुण सबसे आगे नाच रहे थे। सभी खुशियां मना रहे थे। दीपक और वरुण के पापा नोटों के बंडल उड़ा रहे थे। रिबन कटाई के लिए शिखा के साथ सिया, प्रीत और रीत की ऑफिस की लड़कियां खड़ी थी। सब मौज मस्ती कर रहे थे। राहुल दूल्हे का स्वागत करने के लिए सबसे आगे था। उसने बड़ी इज्जत से राहुल को घोड़ी से उतारा। राहुल ने ही उसका कन्यादान किया। रीत की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। रीत भी रो रही थी, फिर भी वो माँ को चुप कराने लगी। रीत की हर ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उसकी किस्मत ने उसे किस किस तरह के दिन दिखाए। जब से किस्मत ने आदित्य से मिलाया तो सब कुछ सुधरता गया। आज फिर उसकी किस्मत ने उसे आदित्य की वाइफ बना दिया। उसने अब अपने आगे की जिंदगी अपनी किस्मत पर ही छोड़ रखी थी। जो हो सो हो। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। धन्यवाद।